चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो क्रैश कोर्स की जो क्लास है। तो जो पहला चैप्टर है जो सॉलिड स्टेट, उसकी क्लास के लिए मैं कुछ चीजें हैं मैं पहले ही बता दूं आपको। जैसे ये हमारे पास टॉपर नोट्स हैं, आज की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो क्लास में एक चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है हमारा सॉलिड स्टेट, और ये जो सॉलिड स्टेट है ये खत्म कब होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा मैं क्राइटेरिया जो है अगले 3 मिनट में मैं सब कुछ बता देता हूँ, ताकि फिर हम स्टार्ट कर सकें प्रॉपर अपनी क्लास। देखो भाई, एक बात जो क्लियर है वो ये है कि जो आपका ये जो पोर्शन है, देखो ये जो आपका पोर्शन है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है आज, और इस चैप्टर को फिनिश करने में हम जो टाइम लेंगे वो अप्रोक्स 4 to 5 डेज लेंगे, ठीक है ना। इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 4 to 5 डेज, ज्यादा नहीं, 4 या 5, बस इतने दिन। और इस तरह से अगर मैं वीक की बात करूं तो हमारे पास ज्यादा नहीं 12 वीक हैं, सिर्फ 12 वीक है हमारे पास वर्किंग डे, ठीक है। और इन सभी में से इन सभी जो वीक्स में हम सारा का सारा पोर्शन जो है वो खत्म कर देंगे, पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। अब हमारे पास है क्या, मतलब करें क्या इस केमिस्ट्री को खत्म करने के लिए, हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है ये टॉपर नोट जो लगातार हम करेंगे, ठीक है। ये जयपुर से अरेंज हुए हैं, मेरे पास पूरी केमिस्ट्री है इसकी। और दूसरा एक और जो है वो है इस तरीके के, ये जो टॉपर नोड है ये भी हैंडमेड नोड है, इनको भी हम करेंगे। तो जैसे लेक्चर 1 है, इसमें 5 लेक्चर हैं इसके, तो लेक्चर 1 से स्टार्ट होगी, हर दिन एक लेक्चर खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमारे पास एनसीईआरटी होगी। और एक चीज और जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि हम जैसे ही चैप्टर का एंड होगा तो हम ये नीट और मेंस के जो क्वेश्चन है ये ट्राई करेंगे। ये नीट और मेंस के क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट के सारे जो सारे निशान लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई भी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें से सारे के सारे आपके जस्ट टच में होंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करूँ, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द सिंपल क्यूबिक लैटिस। बस चैट सेक्शन में मुझे ये बता दो, फ्रैक्शन वॉल्यूम मत बताओ, मुझे इतना बता दो सिंपल सेंटर्ड क्यूब में कितना परसेंट पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई होता है। परसेंटेज बताइए, परसेंटेज बताइए। रेज हैंड नहीं, आपको सिर्फ चैट सेक्शन में बताना है। ओके, मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं। तो 30 कितना परसेंट पोर्शन सिंपल सेंटर्ड क्यूब में ऑक्यूपाई करता है। मयंक बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है 52.4%। जो वैशाली मयंक जो है ये ठीक है भाई 52.4। लेकिन है ना, बस इतना ही हम दूर रह जाते हैं इनसे। ये 52.4% पता है हमें, जैसे अभी कुछ ही बच्चों ने बता दिया, ये सीबीएसई है, ठीक है, ये सीबीएसई है। अगर मैं बात करूं कि मेंस और नीट क्या होते हैं, बस वो यही होते हैं। ये देखो 2007 में पूछा गया था, वो परसेंटेज नहीं पूछ रहे आपसे, वो पूछ रहे हैं कि बताइए कितना फ्रैक्शन। तो आप इसका क्या फ्रैक्शन निकालोगे, क्या परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करोगे, फिर आप उसमें एक एक करके सभी को डिवाइड करोगे, क्या दिमाग में चल रहा होगा आपके। तो बस यही चीज हम सारा जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी जब इसी की बात कर दी तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो सिंपल स्टैंडर्ड क्यूब कुछ नहीं है, आपको जैसे हम परसेंटेज निकालते थे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई लिखते थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो था, ये देखो मेरे को एक नया पेज चाहिए होगा, बस बहुत है इतना। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता था उसमें, जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाई, तो उसमें एक फॉर्मूला होता था, आपको याद है क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो आपके सिंपल सेंटर्ड क्यूब के अंदर है, ठीक है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी यहाँ पर क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द सिंपल सेंटर्ड क्यूब कितने होते हैं? 1 ही होते हैं। एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से होता है। और पूरे एज का जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो एच डी क्यूब होता है। अब बस इन्होंने पाई की टर्म में आंसर निकाल रखा है ना, तो हम भी पाई की टर्म में निकाल देंगे। और इसी तरीके से जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 2r होती है, तो यहाँ 2r की क्यूब हो जाएगा।
और बस करना क्या है आपको, आर की क्यूब ये कैंसिल वगैरह करके, जितने भी ये कैंसिल वगैरह करके फ्रैक्शन निकालोगे तो आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा π/6। ठीक है, और यही π/6 जो है उन्होंने यहाँ पर दे रखा है और कुछ नहीं है। ये जो अभी अभी हम देख रहे थे मेंस के क्वेश्चन, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो π/6 इन टर्म ऑफ पाई ये आंसर आ जाएगा। तो मेरा काम क्या होगा, इन शॉर्ट आपको सीबीएसई से थोड़ा सा उठा के मैं नीट तक ले जाऊंगा और मेंस तक ले जाऊंगे। मेंस का मतलब एडवांस नहीं, मेंस तक, ठीक है ना। तो आपको मैं पूरे 16 चैप्टर में दिखाऊंगा एक एक करके कि कितने स्टेप आप दूर रह जाते हो इस मेंस से। और सीबीएसई की लगातार हम जो रिवीजन है वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। सभी चीजों की ट्रिक है, टिप्स एंड ट्रिक है, नोट्स आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो अपने नोट्स भी ले लेना। और जो भी चीज मैं पूछूं उसको आपको चैट सेक्शन में लिखना है, ना कि आप रेज हैंड करोगे, ठीक है। तो पूरा जो डिवीजन है वो मैं पहले ही कर चुका हूँ इसकी टोटल, कि हमें कितना पोर्शन आज की क्लास में कवर करना है, ठीक है। हमें 40 to 45 मिनट लगेंगे आज की क्लास को कवर करने में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ये दो तरह के सॉलिड जो हैं, दो तरह के होते हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, ठीक है। बेसिकली 3 फेज होती हैं ब्रॉडली अगर देखा जाए सॉलिड लिक्विड गैस, तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस 2 हैं। अमोर्फस इसकी फॉर्म नहीं होती, इन दोनों में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस में सिर्फ वही लिखना है जो मैं अभी आपको बताऊं। देखो प्रॉपर्टी की बात करें तो जो अमोर्फस है, जो क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में जो डिफरेंस है, शेप जो होगी इनकी डेफिनेट होगी, इसकी इरेगुलर शेप होगी, सभी को पता है पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं। अच्छा, मेल्ट एट ए शार्प टेम्परेचर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और इसका जो होता है वो सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं क्वार्ट्ज ग्लास की बात करूं, ये इसका जो एग्जांपल है, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका क्वार्ट्ज ग्लास, और ये होगा आपका जस्ट ग्लास, ठीक है ना, ये जस्ट ग्लास होगा। तो क्वार्ट्ज ग्लास का जो मान लो टेम्परेचर है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये फिक्स है कि ये 315 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये आपका रेंज पे होता है। मान लो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मेल्ट होगा, तो ये इसलिए बोला गया है सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका बिल्कुल शार्प होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन था और ये अमोर्फस था। व्हेन कट विद ए वेरी शार्प टूल, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 पीसेज में, और जिसकी जो शेप होगी वो स्मूथ होगी, यानी ये सिंपल स्प्लिट हो सकते हैं अगर इसको शार्प एज टूल से काटा जाए, बट इसमें इरेगुलर शेप आएगी इसकी, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियरली नहीं हो पाते। हीट ऑफ फ्यूजन इसका जो होता है वो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका कोई हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। ये एनाइसोट्रॉपी होते हैं, ये आइसोट्रॉपी होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी आने वाला है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शन। बट यहाँ एनाइसोट्रॉपी में आपको क्या याद रखना है, डी का मतलब डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये सेम होती है अलोंग ऑल डायरेक्शन। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, का मतलब ये थोड़ी देर तक तो लगेंगे, ये थोड़ी देर तक ये शॉर्ट रेंज वाले लगेंगे, हाँ भी ऑर्डर में, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ये लॉन्ग रेंज में ऑर्डर में ही रहते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट, NaCl सभी इसी के एग्जाम्पल है। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, सच्ची बात है, ये बिल्कुल प्योर सॉलिड है, बट ये स्यूडो का मतलब नकली सॉलिड है, ठीक है। क्यों ये नकली सॉलिड हैं, ये इसमें कई सारे जो क्वेश्चन है मैंने सारे इकट्ठे कर रखे हैं, एक एक करके सारे कंप्लीट कर देंगे हम उसकी, ठीक है। आज की क्लास है, मैं कह रहा हूँ मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 to 45 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम मान के चलना। सारी चीजें वर्बल, मुंह जबानी मेरे को पूरी प्रॉपर पता है कि किस तरीके से कैसे डेलिब्रेट करनी है। तो सूडो सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नकली सॉलिड होते हैं, बिकॉज दीज आर अमोर्फस सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड की खास बात क्या होती है, दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक लिक्विड वेरी स्लोली, ये इस वजह से ये इसको सूडो सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। तो ये डी और ये FD याद रखना भाई, सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन।
ओके और आगे चलें तो एनाइसोट्रॉपी को इलेबोरेट किया गया है, यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। कौन सी भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, शो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसमें अगर बात करें आइसो, आइसो का मतलब तो सेम होता है, तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। अब जो क्वेश्चन है इस तरीके से वो पूछे जाएंगे, हालांकि बच्चे ने जो नोट्स बनाए हैं बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, और इसके अलावा जो दूसरे नोट्स हैं वो भी हम आज ही क्लास में, मतलब एक ही चीज को हम 2 बार रिवाइज करेंगे कुल मिला के, कि उस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने क्या किया, दोनों के 70/70 क्यों आए, क्या इनमें डिफरेंस था। तो देखो सेम कोई ग्लास है, एंशियंट मॉन्यूमेंट है, ठीक है, वो मिल्की हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है? कूल ड्यूरिंग द डे, सॉरी हीट ड्यूरिंग द डे एंड कूल ड्यूरिंग द नाइट। और ऐसा अगर लंबे समय तक हो तो जो ग्लास होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिल्की हो जाते हैं पुरानी बिल्डिंग के। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोन एज एनीलिंग, ठीक है ना। तो कूल हीट ड्यूरिंग द डे एंड कूल ड्यूरिंग द नाइट। मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था, वहां पर दिन के समय में बहुत गर्मी होती है और रात के समय में बहुत ठंडी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग इसका एक्यूरेट रीजन है कि ये मिल्की क्यों होते हैं। अगर 1 मार्क में आए और एनीलिंग आपने लिख लिया ना, आपने और कुछ 3 लाइन नहीं लिखी, तो सीबीएसई बोर्ड वाले क्या होते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं कि इन बच्चे ने अगर ये लिखा है तब भी नंबर दो, ये लिखा है तब भी नंबर दो, और ये लिखा है तब भी नंबर दो। मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, उसमें दिखाया गया है कि एक क्वेश्चन के 3 आंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ जो बच्चा ए है उसके दिमाग में ये चल रहा है, बी के दिमाग में ये, सी के दिमाग में ये, लेकिन कहने की जो बातें हैं वो तीनों की सेम ही है। तो उनको वो गाइडलाइन देते हैं कि तीनों लिखा है तो तीनों को पूरे नंबर दिए जाएं, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास फिक्स्ड विद द ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग के जितने भी ग्लास होते हैं वो थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। तो बीच से क्या होते हैं? वो थिक होते हैं। वही रीजन क्या है? वही amorphous solid होते हैं which have property to flow like liquid very slowly, ठीक है ना, which have property to flow like liquid very slowly। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है जो दिया गया है कि वोल्टिक सेल में कौन कौन से ये इस्तेमाल होते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड जो है जिसमें सिलिकॉन है, ये एक ऐसा है जो वोल्टिक सेल में इस्तेमाल होता है। तो कौन से ऐसे सॉलिड हैं जो वोल्टिक सेल में इस्तेमाल होते हैं? तो आंसर है अमोर्फस सिलिकॉन वोल्टिक सेल में इस्तेमाल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। विच हैव अमोर्फस सॉलिड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है लाइक लिक्विड टू फ्लो वेरी स्लोली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर टाइप ऑफ सॉलिड की बात की जाए तो टाइप ऑफ सॉलिड को तो भाई मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के नजरिए से एक बार दिखाऊंगा किस तरीके से डायग्रामेटिकली इन्होंने टाइप ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन किया है। 4 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, MIMC टाइप ऑफ सॉलिड। देखो ये जितने भी आंसर आपको, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इनके सिंगल वर्ड आंसर जितने भी हैं वो मैं बताऊंगा, सिंगल वर्ड जिनके नीचे अंडरलाइन होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इन टेक्स्ट के जितने भी सिंगल वर्ड आंसर हैं वो ओके। इसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये था आपका MIMC, ठीक है। इस MIMC को मत भूलना। MIMC, M के 3 पार्ट होते हैं, ये भी मत भूलना। कौन से? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सभी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। किसमें क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स? और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में और कुछ नहीं आता। आप कितना भी कुछ भी कर लो और कुछ आता ही नहीं इसमें। एग्जाम्पल ये और आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बस ज्यादा ज्यादा इतना ही। अच्छा, आयनिक में भी बड़ा आसान है, कोलम्बिक फोर्स होता है, ये तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। मेटेलिक में मेटेलिक होता है, नहीं आएगा एग्जाम में। कोवलेंट में कोवलेंट होता है, नहीं आएगा एग्जाम में। तो कुछ आएगा इसका, तो कौन सा आएगा भाई? मैंने पहले ही बताया था, नॉन पोलर और पोलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी नहीं आएगा एग्जाम में, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आयनिक का इतना आसान होता है, नहीं आता। तो नॉन पोलर में कौन सा होता है? डिस्पर्जन। और पोलर में होता है डाइपोल। डाइपोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ये आयनिक वाले आते हैं क्योंकि ये सॉलिड में तो इंसुलेटर होते हैं, बट मोल्टन अगर आपने इनको पिघला दिया या पानी में डाल दिया नमक को, तो अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। ओके, मेटेलिक में तो भाई ये कंडक्टर होते हैं बिकॉज
मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर होते हैं, सॉलिड में भी कंडक्टर होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट इंसुलेटर होते हैं। पेंसिल की जो नोक होती है वो है ग्रेफाइट, जो एक एक्सेप्शन है और अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये MIMC था, बड़ा सिंपल। M के 2 होते हैं, 3 जो फेस है मॉलिक्यूलर के, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको जरूर ध्यान में रखना। और मैं बता रहा हूँ 3 के अलावा आपको कुछ नहीं करना। नॉन पोलर का कोई भी यार एक एग्जाम्पल, नॉन पोलर बड़े बड़े आसान होते हैं यार। कोई भी बाई मॉलिक्यूलर ले लो नॉन पोलर, जैसे H2, पोलिन होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताना एक बार, ये H है, ये H है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, बता पाए आप? नहीं बता पाए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है ना, ये नॉन पोलर होते हैं। और इसी के साथ साथ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल की, एक तो जैसे बाई मॉलिक्यूलर बोल दिया मैंने। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो पानी है, नो डाउट। ये HCl है पोलर, इसमें 2 पोल होते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आयनिक का बहुत आसान है, NaCl है। मेटेलिक का तो यार कोई भी एक सिंगल मेटल होना चाहिए, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, मेटल होना चाहिए। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। ठीक है ना। कोवेलेंट का तो भाई ये आपका क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है ना, और डायमंड हो गया। डायमंड याद रह जाएगा आपका, कोवेलेंट से या नेटवर्क सॉलिड से डायमंड बड़े आसानी से याद रह जाएगा। तो ये इसका ये पोर्शन था। अच्छा, इससे अच्छी टेबल कहीं नहीं दे रखी NCERT में, इससे अच्छी टेबल भाई कोई बना भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया टेबल थी, और ये आपके MIMC को इलेबोरेट करती है। इस बच्चे ने भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया, लेकिन उस टेबल का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, 7 टाइप ऑफ सॉलिड जो है, यूनिट सेल जो है, इनको भी हम करेंगे। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल में कौन कौन से आते हैं और कैसे आते हैं। तो 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल में मैं आपको जल्दी से एक बार NCERT का इंट्रोडक्शन दूंगा। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल में इसे ब्रेवाइस लैटिस बोलते हैं, जिसमें 14 पॉसिबल 3 डायमेंशन लैटिस होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इसकी प्रीमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल है, और ये 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल इन्होंने ये दिखाए हैं ऐसे, इस तरीके से। मैंने आपको ये जो याद करवाए थे, देखो कितने ज्यादा हैं इलेबोरेट करें तो। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है, क्यूबिक और ट्राइगोनल के बीच में, क्या इनमें से अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल कौन से होते हैं? हाईली अनसिमेट्रिकल और हाईली सिमेट्रिकल है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए, इन आपके पास 7 एग्जाम्पल हैं। ये 7 हैं: सी टॉम, RHT, ठीक है, सी टॉम RHT। आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए हाईली अनसिमेट्रिक कौन सा है और किस तरीके से एग्जाम में आया था, वो देखते हैं। हाईली अनसिमेट्रिकल कौन सा है इनमें से? हाईली अनसिमेट्रिकल इनमें से जो आता है, मोस्ट सिमेट्रिकल और मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ये आता है। तो हाईली अनसिमेट्रिकल पूछ रहा हूं मैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, फिर मैं बताऊंगा कैसे आता है। एक ही आंसर आया मेरे पास, और वो एक्यूरेट है, कमाल की बात है, वो आंसर भी एक्यूरेट है। वो है जतिन बब्बर। बिल्कुल सही बताया जतिन आपने। जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, ये आया था नीट में, उसका नाम है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, हालांकि उन्होंने मोनोक्लिनिक नहीं दिया है, लेकिन ये इनको देना चाहिए था। हो सकता है आपकी जो टेबल है NCERT उसमें गलती नहीं होगी। लेकिन सी टॉम RHT, सी मीन क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इन्होंने ये 7 होते हैं टोटल क्लासिफिकेशन में। और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कोई होता है तो उसका नाम है ट्राइक्लिनिक। ट्राइगोनल भी नहीं दे रखा है इन्होंने। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल ये रहा, और हेक्सागोनल ये रहा, और ट्राइक्लिनिक जो आएगा वो भी नहीं है। तो ट्राइक्लिनिक को अगर आप देखोगे तो देखो, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है क्यूबिक, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल 90 के हैं। अगर आप ट्राइक्लिनिक को देखोगे, ट्राइक्लिनिक को देखोगे, देखते हैं नीचे दे रखा हो तो, नहीं दे रखा भाई ट्राइक्लिनिक इन्होंने, बिल्कुल ट्राइक्लिनिक इन्होंने दिया ही नहीं है, बस यहाँ डायग्राम बना दिया। ये ट्राइक्लिनिक इसमें है ही नहीं, लेकिन मैं आपके लिए बताता हूँ ट्राइक्लिनिक क्या होता है।
जो ट्राइक्लिनिक होता है उसमें ना तो तीनों साइड इक्वल होती हैं और ना ही तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ सारे क्रॉस, यहाँ सारे राइट, सब इक्वल हैं, यहाँ सारे क्रॉस हैं, यहाँ सब इक्वल हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइक्लिनिक को मोस्ट अनसिमेट्रिकल। दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब ये जो चीज थी मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ये आई थी आपकी नीट में, तो उम्मीद है ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, जेड की जो वैल्यू होती है वो हमें नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाइड इनसाइड द यूनिट सेल बताती है, लेकिन जेड को हम क्या बोलते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं, ये याद रखना, ये भी आपका नीट में आया हुआ है। जेड की वैल्यू को जैसे बीसीसी के केस के लिए सभी को पता है वैल्यू क्या होती है 2, तो हम बोल देंगे इसका रैंक क्या है वो 2 है, ठीक है। जैसे फेस सेंटर्ड के लिए 4, तो रैंक क्या है 4 है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सी टॉम आरएसटी है। और जो अगला जो है इसका ओके, अच्छा इसमें जो जो पिक जो क्लिक की है और रिसेप्शनिस्ट में रिसेप्शन पे जो है उसने थोड़ी सी गलत कर दी है इसमें। अगली बार से जो इसकी पिक जो जितनी भी पिक है उनको मैं अच्छी तरह से रखूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे से इसका स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीमिटिव जो है, प्रीमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आई थी। प्रीमिटिव कौन से होते हैं, बॉडी सेंटर्ड कौन से होते हैं, फेस सेंटर्ड कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में आई थी। तो प्रीमिटिव किसे कहते हैं, डिफाइन प्रीमिटिव यूनिट सेल, आपके हिसाब से आप क्या आंसर देते। चलो चैट सेक्शन में एक बार सिंपल प्रीमिटिव यूनिट सेल आया था, डिफाइन करो प्रीमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं। मयंक का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड मयंक, बहुत बढ़िया जा रहे हो। ये सारी चीजें इतना भी पता होना बहुत बड़ी बात है। आपको एक लाइन या 2 वर्ड या 3 वर्ड ही इस्तेमाल करना है, यानी कि पूरी कहानी लिखोगे आप। क्या बात है, जतिन बिल्कुल ठीक है, फोर्थ जतिन बब्बर, सेकंड जतिन ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। प्रीमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन होती है द यूनिट सेल इन विच ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, खत्म, बस यही है, ठीक है ना। ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर को कहते हैं प्रीमिटिव। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड जितने भी हैं, कैसे कैसे फेस पे होता है, कैसे बॉडी में है, आगे आने वाली क्लास में आएंगे। तो यहाँ की क्लास क्लोज पैक्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन पर हम रोकते हैं। इसमें वन डायमेंशन आएगा जहां पर एक ही लाइन में एटम लगे हुए हैं, इस एटम को कितने टच में कर रहे हैं 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। फिर उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन आता है। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। टू डायमेंशन जो है भाई, अभी ये 3 डायमेंशन आ गया ना, 2 डायमेंशन। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी जो पिक थी वो अभी क्लिक अच्छी तरह से नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास में आपके पास पिक जो है उसकी पीडीएफ कॉपी और वैसे मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के ही दिन आपके पास मैं सेंड करवा देता हूँ। अच्छा, अब बात आती है कि इस दूसरे स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया था, इसके जो नोट्स हैं वो कैसे हैं भाई। इसमें जो नोट्स हैं उसको थोड़ा सा और ग्लोसी बनाया गया है, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा बदला गया है, अजीब सी हैंड राइटिंग में अच्छी हैंड राइटिंग बना के पेश किया गया है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड ये होते हैं 3, ठीक है। गैस की स्टेट, लिक्विड की स्टेट और सॉलिड स्टेट के बारे में वही बताया गया है। शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो जिसमें मैक्सिमम होता है पार्टिकल के बीच में। अच्छा, सॉलिड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, नो डाउट। अच्छा, ये अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते हैं, ओनली फिक्स पोजीशन होती है एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं, हिलते रहते हैं बिल्कुल अपनी ही पोजीशन पे। गैस वाले तो इधर उधर भाग लेंगे भाई, लिक्विड वाले को भी स्पेस है, भाग लेंगे। ओके, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नो डाउट, हाँ जी होते हैं। डेंसिटी जो सॉलिड की होती है वो ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है यार। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम छोटा है और मास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जब सॉलिड को क्लासिफाई किया गया अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में, तो वही चीजें सामने आई यार। अभी अभी अगर हम देखें तो डेफिनेट और इरेगुलर शेप होती है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है, इसका रेगुलर नहीं होता, डू नॉट रेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, ये 350 पर ही मेल्ट होंगे, खत्म। लेकिन ये थोड़ा सा रेंज में मेल्ट होते हैं, तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर।
क्लीवेज प्रॉपर्टी वही, इसकी स्प्लिट होने के बाद स्मूथ सरफेस आती है दोनों की, और इसकी भी दो अलग अलग सरफेस आएंगी। अच्छा, एंथैल्पी डेफिनेट होती है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, और इसका क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता, रेंज वही रेंज। एनाइसोट्रॉपी तो भाई इसकी कितनी तारीफ करोगे आप, डिफरेंट इन डिफरेंट, ओके, सेम इन डिफरेंट, ओके, ठीक है। ट्रू सॉलिड होते हैं, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते, सूडो सॉलिड होते हैं, और दे आर आइसो सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, दे आर आइदर सूडो सॉलिड होना चाहिए था और सुपर कूल्ड लिक्विड दूसरा नाम है, खैर सभी को पता है। कॉमन एग्जांपल वही यार, सॉल्ट है, सिल्वर है, वगैरह वगैरह, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, इसमें थोड़े एग्जांपल और इलेबोरेशन तो है वो थोड़ी ज्यादा दी है उसके कंपैरिजन में। अच्छा, आइसोट्रॉपिक को इसने नोट बना के समझाया है और अच्छी तरह से इसको इलेबोरेट किया गया है कि आइसोट्रॉपिक जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वही सेम है इन ऑल डायरेक्शन से, आइसो मीन होता ही सेम है, और जो दूसरा होता है वो आपका अलग अलग होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन अगर मैं बात करूं एनआईसो की। ओके, ट्रू सॉलिड की बात करें तो भाई, टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो वही MIMC, तो MIMC में ICMM यानी आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, ठीक है ना। थोड़े एग्जांपल्स भी ज्यादा हो गए। कोवलेंट सॉलिड के बारे में एक और खास बात बता रहा हूँ, कार्बन फैमिली जहां आ जाए, कार्बन फैमिली, वो सारे के सारे आपके कोवलेंट सॉलिड होंगे, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास के बीच में अब इस स्टूडेंट ने जो नोट्स बनाए हैं उसके कमाल के नोट्स हैं भाई। इसने क्या किया है, इसने ये बताया है कि क्या क्या जो एमोर्फस होते हैं उसको क्रिस्टलाइन में बदला जा सकता है, आंसर है यस। देखो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया व्हेन SiO2, ये SiO2 इज मेल्टेड एंड मेल्टेड इज कूल्ड, it form quartz glass which is amorphous quartz glass. In this state the SiO4 are randomly joined। कहने का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चक्कर है, अगर आप इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे और रैपिडली कूल कर दोगे, ठीक है ना, बहुत जल्दी कूल कर दोगे तो ये अमोर्फस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्रिस्टलाइन से अमोर्फस की टेक्निक है, सॉरी, क्रिस्टलाइन से अमोर्फस की टेक्निक है। क्या क्रिस्टलाइन से अमोर्फस में चेंज किया जा सकता है, हाँ जी, हीट कर दो और देन कूल इट रैपिडली तो वो चेंज हो जाएगा। अब इसकी जो डिफरेंस है बिल्कुल वही है, और ये तो एनसीईआरटी से अच्छे मेरे को किसी के नहीं लगते, इसने भी हालांकि अच्छा इलेबोरेट किया है, आपके पास इसकी भी PDF फाइल जाएगी तो आप खुद एनालाइज करना। और अब इसने क्या किया है, लेक्चर इसके फर्स्ट में इसके सभी के सभी जो इन टेक्स्ट और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक साथ डाल दिया गया है। अब मैं तो यही बोलता हूँ आपको कि हमेशा आपके पास है ना एक क्लियर कट आंसर होना चाहिए ताकि आप बहुत जल्दी इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ। जैसे व्हाई आर सॉलिड रिजिड, ये आपके एनसीईआरटी का है, रिजिड क्यों होते हैं, सीधा सा आंसर, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, गेम ओवर। अच्छा, व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, क्यों होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं करते, वहीं पे रहते हैं एक जगह, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, इसलिए इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो गया, कम ज्यादा नहीं होता, लाइक लिक्विड और गैस। अच्छा, क्लासिफाई करके दिखाओ, ये भी आपकी एनसीईआरटी, तो इसमें कहा है तीनों को क्लासिफाई करो, कौन से अमोर्फस है और कौन से क्रिस्टलाइन है। तो यहाँ कुछ चीजें आपको देखने वाली होगी, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट तो साफ साफ दिख रहा है यार, कॉपर हो गया। जिस बच्चे ने MIMC को अच्छी तरह से डीपली समझा है तो वो बड़े आराम से बता देगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन के ही पार्ट होते हैं MIMC, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो आयनिक का है, ये हिस्सा है आपका वो मेटेलिक का है, ठीक है ना। अब नेप्थलीन बॉल में कार्बन की अमाउंट होती है, तो नेप्थलीन जो है वो आपका इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ गया। बेंजोइक एसिड है, ये भी आ गया आपका क्रिस्टलाइन में, और बाकी सारे फाइबर, ग्लास, रबर, टेफ्लॉन के हैंडल बनते हैं। आपने पॉलीमर अभी नहीं किया है लेकिन इसकी वीडियो आ जाएगी, टेफ्लॉन के हैंडल बनते हैं यूटेंसिल्स के, ठीक है ना। आपने कभी सोचा है कि जब आप फ्राई पैन को गर्म करते हो तो आपका हाथ गर्म नहीं होता और वो हैंडल प्लास्टिक के होने के बाद भी पिघलते नहीं, क्यों, पिघलेंगे भी नहीं वो, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं, पॉलीमर है ये। तो ये जितने भी पॉलीमर आते हैं, PVC एक पॉलीमर है, सेलोफेन पॉलीमर है, पॉलीयूरेथीन पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर है, जितने भी प्लास्टिक है, जितना भी रबर है, अगर आपने
पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होता तो आप समझ जाते ये सारे पॉलीमर चैप्टर में आए हुए हैं। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के जो आपके घरों में तार होते हैं ना, उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो रबड़ नहीं होती, रबड़ होती तो बहुत जल्दी पिघल जाएगी वो पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये फाइबर ग्लास भी कम नहीं होते। ये फाइबर ग्लास छोटे से फॉर्म में बताऊंगा, जो एरोप्लेन के जहाज, जो एरोप्लेन होते हैं ना, उनके जो शीशे होते हैं वो फाइबर के बने होते हैं। आपका जो हेलमेट होता है ना, जिसको चला के आप बाइक चलाते हो, वो आप कितना भी तेजी से गिर जाओ वो टूटेगा नहीं, वो फाइबर का बना होता है। सेफ्टी पर्पज के लिए इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर लगाया गया है उसमें, डैक्रोम। सेफ्टी बेल्ट जो होती है ना, वो फाइबर है, टूटते नहीं। जो क्लाइंबिंग करने के लिए रोप क्लाइंबर होते हैं ना, जो चट्टानों पे चढ़ते हैं, उसमें जो रस्सियां इस्तेमाल की जाती है वो भी एक खास तरह का पॉलीमर है, एक ट्रक को बांध के भी खींच देगा वो। तो ये सारे पॉलीमर है, वो सारे अमोर्फस होते हैं, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, और जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, इसके ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। हमारा पहला जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो व्हाई ग्लास कंसिडर सुपर कूल्ड लिक्विड? एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड, ये लो, ability to flow like liquid very slowly, game over. Refractive index of solid is observed to have same value along all direction. तो SD आ गया भाई। SD आने का मतलब क्या है? ये आइसोट्रॉपी है, सीधी सी बात है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड भाई, आइसोट्रॉपी। ठीक है, अच्छा, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? अब देखो, आइसोट्रॉप जो ट्रॉपिक होते हैं वो कौन होते हैं? एमोर्फस होते हैं। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं, नॉट, क्योंकि ये अमोर्फस क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आइसोट्रॉपी को रिलेट किया गया है अमोर्फस से, और अमोर्फस को रिलेट कर दिया गया है किससे? आपका सीधा सीधा क्लीवेज प्रॉपर्टी से। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कम मत समझो भाई। एनसीईआरटी क्लासिफाई करके दिखाओ, वही आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। मेटेलिक में सारे मेटल्स आ जाएंगे, आयनिक में सारे आयनिक आ जाएंगे इस तरीके से। और कोवलेंट के बारे में मैंने बताया है कार्बन फैमिली, तो ग्रेफाइट और सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली से ही है। ठीक है, बाकी जो बच गए वो मॉलिक्यूलर हो गए। सिंपल, ये भी आपकी एनसीईआरटी है। तो और आगे चले हम। सॉलिड ए एक ऐसा है जो कि वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, एज इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो बताओ वो क्या है? मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, उसका नाम है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में डायमंड याद रखो, डायमंड का वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। यार बिल्कुल होगा, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। ठीक है ना, आयंस आर फ्री टू मूव, इसलिए ऐसा होता है। ये मोल्टन में बिल्कुल फ्री होते हैं, बट इन सॉलिड दे आर नॉट फ्री टू मूव एट ऑल। अगेन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन टोटल है 50, मैंने आज देख लिए। 24 इंटेक्ट है, 26 आपकी एक्सरसाइज है, ऐड कर दो 50। हमें 5 दिन में खत्म करना है, तो ज्यादा नहीं, हमें 10 क्वेश्चन रोज करने होंगे। 5 दिन का टारगेट है, ज्यादा नहीं, एक दिन भी ज्यादा नहीं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, ऐसा सॉलिड बताओ जी, हाल ही में आया था क्वेश्चन, जो कंडक्टर भी हो, मैलिएबल भी हो, डक्टाइल भी हो। कंडक्टर भी हो तो ये मेटेलिक ही होंगे यार। एल्यूमिनियम ले लो, कंडक्टर भी है, मैलिएबल है, तार बना लो, पीट पीट के उसकी शीट बना लो, डक्टाइल तार बना लो। ठीक है, व्हाट मेक ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या फर्क है? अंडर व्हाट कंडीशन कुड ग्लास कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्ज कन्वर्टेड इनटू ग्लास? यानी वो कह रहा है कि यार किस तरह से आप क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट कर दोगे? हाँ जी, कर देंगे। हीट एंड देन कूल इट रैपिडली। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा तरीका है ऑन मेल्टिंग क्वार्ट्ज, पहले तो गर्म करो एंड देन कूलिंग इट रैपिडली, जितनी जल्दी उसके कूल कर दो वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्वार्ट्ज से ग्लास बन जाएगा, क्रिस्टलाइन से अमोर्फस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है। और किस तरह से अलग है दोनों को दिखाया गया है। गिलास भाई अमोर्फस होता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज होता है वो आपका क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, इन क्वार्ट्ज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव बोथ शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो डिफरेंस है वो एक तरह से क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का डिफरेंस है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, आप चेक कर सकते हो एक्सरसाइज में। ओके,
आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करता है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो स्टेबल है यार, मोर मेल्टिंग पॉइंट का सीधा मतलब है ये मोर स्टेबल। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने ये भी आंसर जो है वो यहाँ ये दिया है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर होल्डिंग फोर्स, और इसीलिए ग्रेटर स्टेबिलिटी। सिंपल। अच्छा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन बिलो। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल? मेल्टिंग पॉइंट को देखकर फिर से वही सेम, तो यहाँ भी हम बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट को देखकर, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन वाटर एंड इथाइल अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर compared to alcohol show the hydrogen bonding in ethyl alcohol is do not strong as much as hydrogen। ये तो सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पानी के अंदर होती है वो एक्सटेंसिव होती है, इसीलिए ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज्यादा क्या नाम है मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। कौन? पानी। अगर आप कहोगे यार ये तो ऐसे बोल बोल के जो लिख रहे हैं वो पढ़ा रहे हो, लो ये देखो H2O, ठीक है, यहाँ एक फोर्स ये बन गया तो ये भी H2O, एक और बन गया ये भी H2O, तो इस बीच वाले पानी के कितने हो गए? 2। ऊपर देखो एक और H2O, ठीक है, और तो और नीचे भी देखो एक और H2O। अब आप खुद समझो और मुझे बता दो, क्या ये काम ये कर सकता था? इम्पॉसिबल। C2H5OH, क्या ये काम ये कर सकता था? नॉट। तो इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए पानी में ही होती है। बाकी क्या होते हैं? पोलर होते हैं, जैसे डाइथाइल ईथर है, ये पोलर है, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हुआ। डायपोल डायपोलर इंटरेक्शन दिखाया, मीथेन भी नॉन पोलर है, वैन डर वाल फोर्स है। तो सबसे कुल मिला के इन्होंने जो मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया है वो बॉन्डिंग से कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्ग है पोलर, और इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो कौन सा? डायपोल डायपोल, और कौन सा? वैन डर वाल, तो ये वीक है, तो इसलिए इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर इसकी तरफ से दिखा दिया। ये इस बच्चे ने भी किया है। ओल्ड बिल्डिंग के गिलास मिल्की होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाउ कैन मटेरियल बी मेड अमोर्फस? बार बार तीसरी बार आ रहा है। पहले तो इसे हीट करो, मेल्ट करो, एंड देन कूलिंग इट रैपिडली। अच्छा, हाउ डज अमोर्फस सिलिका डिफर फ्रॉम क्वाड? अमोर्फस सिलिका जो होती है SiO4 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव, ठीक है ना। SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल रैंडमली ज्वाइन ईच अदर, वाइल क्वाड जो है वो ज्वाइन इन ए रेगुलर मैनर। क्वाड जो है वो अच्छी तरह से ज्वाइन होता है, ठीक है ना, जिसे SiO2 बोलते हैं। ये SiO4 नेगेटिव था क्वाड सिलिका, ठीक है। और आगे चले तो यूरिया है शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट ग्लास डज नॉट। कितना इनडायरेक्ट पूछा है यार, क्योंकि यूरिया क्रिस्टलाइन है, ठीक है ना, यूरिया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसीलिए ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ये अमोर्फस है इसीलिए इसका कम है, ग्लास अमोर्फस। तो ऐसे बता सकते हैं। वाई ग्लास कंसिडर सुपर कूल लिक्विड? एबिलिटी टू फ्लो स्लोली, वेरी स्लोली, ठीक है। ये ए कंडक्टर, ये तो अभी अभी आया था हमारा। अच्छा, ये अलग है, ठीक है ठीक है। ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये रिपीटेड है, कोवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, राइट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ मेल्टिंग सॉलिड के, मेटेलिक सॉलिड के बारे में कोई भी एक फीचर लिख दो। आंसर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड? आयनिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस बट मेटेलिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल दो। ये लो, बात करिए उसी की बात करे थे, आ गया, ये आया हुआ है आपका CBSE में, ठीक है ना, दोनों में देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन और आयन, ठीक है। फाइनली इसका जो ये सेशन होता है खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या? डिफाइन सिमेटिक और निमेटिक लिक्विड। सिमेटिक निमेटिक क्या होते हैं? सिमेटिक निमेटिक जो भी है, सिमेटिक लिक्विड वो होते हैं क्रिस्टल हैविंग सोप लाइक फेज, इसका साबुन की तरह जो फेज है, और इसका निमेटिक का होता है नीडल या फिर थ्रेड लाइक फेज। लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं? in a temperature range just above the melting point some substance are able to exist in defined pattern as in solid but can flow
as liquid, these are called liquid crystal. ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अमोर्फस की तरह है, लेकिन क्रिस्टल बोला गया है लिक्विड क्रिस्टल कि ये होते तो सॉलिड हैं लेकिन ये फ्लो कर सकते हैं ये लिक्विड की तरह। मैं तो इसे सुपर कूल लिक्विड ही बोलूंगा या सूडो सॉलिड, क्योंकि सारी वही प्रॉपर्टी है। आप एक नाम और इसका ऐड हो गया, इसे लिक्विड क्रिस्टल बोल सकते हैं, सुपर कूल लिक्विड, सूडो सॉलिड या लिक्विड क्रिस्टल। तो ये था आपका पहला सेशन यहाँ पे खत्म। 45 मिनट हुए हैं और उम्मीद है समझ में आया होगा आपको और नई नई चीजें भी पता लगी होंगी। जो भी आपके जो डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप मेरे पास सेंड करना। हम संडे क्लास अरेंज करेंगे, डाउट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर।